हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट एडू पे। मैं हूं अखिलेश अवस्थी, आपका टीचर इकोनॉमिक्स। दोस्तों, आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे भारत में अभी हाल ही में 1 नवंबर से डिजिटल रुपया पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, क्या है डिजिटल रुपया और किस तरीके से आरबीआई ने इसको लॉन्च किया है, अब क्या होंगे इसमें आगे चैलेंजेस और किस तरीके से ये डिजिटल रुपया काम करेगा, इन सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे। और यह भी जानेंगे कि अभी भारत ने तो लॉन्च किया है, भारत के साथ साथ और ऐसे कितने देश हैं जहां पर वहां के केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी है। जानेंगे सब कुछ, जुड़े रहिएगा सेशन के एंड तक। तो अगेन न्यूज़ क्या है, न्यूज़ हमारे सामने आप देख लीजिएगा, यहां पर मेंशन है, क्या लिखा हुआ है यहां पर, आरबीआई डिजिटल रुपी पायलट फॉर होलसेल सेगमेंट फ्रॉम नवंबर 1। 1 नवंबर से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डिजिटल रुपया को लॉन्च कर दिया गया है। पायलट का मतलब ये है अभी ये चलेगा, ठीक है, और सिर्फ होलसेल सेगमेंट के लिए है। मतलब अभी हमारे और आपके लिए, हम और आप रिटेल कस्टमर सेगमेंट में आते हैं, हमारे लिए नहीं, जो व्यापारी लोग हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है, और वो भी ट्रायल के तौर पे। पायलट का मतलब है ट्रायल, सक्सेस होता है देन आगे इसको और एक्सटेंड किया जाएगा और हमारे और आपके लिए भी इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। समझते हैं इसके कुछ और पहलुओं को, क्योंकि इसका कंपैरिजन क्रिप्टो करेंसी से भी किया जा रहा है, तो वो भी जानेंगे क्या ये एक क्रिप्टो करेंसी है। समझिएगा आप, सबसे पहले तो ये जान लीजिए क्या है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। याद रखिएगा, इसको सीबीडीसी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सीबीडीसी, मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक भारत में कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल करेंसी भी कह सकते हैं। तो सीबीडीसी दरअसल आरबीआई द्वारा जारी की गई एक डिजिटल करेंसी है। अभी तक हम जितनी भी डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करते हैं वो सभी डिजिटल करेंसी कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा लॉन्च करी गई हैं। चाहे डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो, चाहे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो, या फिर जितनी फिनटेक ऑर्गेनाइजेशन है जैसे पेटीएम है, फ्री चार्ज है, इनकी वॉलेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कहीं पर भी केंद्रीय बैंक जारी नहीं करता है। हाँ, विनियमन करने का काम केंद्रीय बैंक का है तो वो करता है, लेकिन जारी यहां पर करते हैं कॉमर्शियल बैंक। समझिएगा, सीबीडीसी किसी देश का लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर से क्या मतलब है? जैसे भारत में 2 चीजें लीगल टेंडर में आती हैं, एक है रुपया और वो भी कागज वाला, ठीक है, मतलब नोट और सिक्के। नोट और सिक्के लीगल टेंडर कहलाते हैं। लीगल टेंडर का मतलब यह है सरकार की मोहर है और कोई भी व्यक्ति एक्सचेंज में लेने से मना नहीं कर सकता। भारत की किसी भी दुकान पर आप चले जाएं तो क्या वो नोट या सिक्का नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा, यहां पर ध्यान रखिएगा। और यही लीगल टेंडर जब किसी करेंसी से हटा लिया जाता है तो वो करेंसी क्या हो जाती है? चलन से बाहर हो जाती है। जैसे 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ तो लीगल टेंडर हटा लिया गया, किसमें से? 500 रुपए के नोट से, 1000 रुपए के नोट से, तो उसी के बाद वो करेंसी चलना बंद हो गई। ठीक है, तो आज ये जो 2000 रुपए का नोट है या 500 रुपए का नोट है, जस्ट अ पीस ऑफ पेपर है, लेकिन क्योंकि भारत सरकार इस पर अपनी गारंटी देती है और ऊपर नोट पे लिखा भी होता है केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक लाइन नीचे लिखी होती है, मैं धारक को जितने रुपए का नोट है उतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ये जो वचन वाला सिस्टम है ना, यही लीगल टेंडर है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक द्वारा जारी एक डिजिटल करेंसी है, इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल रूप में जारी किया जाता है। यह किसी देश की मॉनेटरी अथॉरिटी, अब अगेन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का जो मतलब यहां है वही मतलब किसी और देश के लिए। तो किसी भी देश की जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व, चाइना में सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना, इस तरीके से, तो ये ऑफिशियल करेंसी का एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डिजिटल टोकन है। समझिएगा, आप किसी दुकान पे जाएं, उस दुकान पर आप डेबिट कार्ड देते हैं, क्रेडिट कार्ड देते हैं, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो आप उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं भाई आपको पेमेंट इसी में लेना पड़ेगा। वो डिनाई कर सकता है, क्योंकि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ये लीगल टेंडर नहीं है। लेकिन ये जो डिजिटल करेंसी होगी ये लीगल टेंडर होगी, इसमें कोई भी लेन देन करने से मना नहीं कर सकेगा।
समझिएगा, सीबीडीसी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक करेंसी ही है, लेकिन यह कागज या पॉलीमर नहीं है। जो कागज के रूप में अभी हम नोट इस्तेमाल करते हैं, तो ये कागज वाला नोट नहीं है, ये एक डिजिटल करेंसी है जो कि वॉलेट के रूप में हमें मिलेगी, जैसे अभी हम नंबर ऑफ कंपनीज की वॉलेट इस्तेमाल करते हैं। यह आरबीआई द्वारा शुरू की गई भारत की फिएट करेंसी। समझिएगा, फिएट करेंसी क्या होती है? फिएट करेंसी का मतलब होता है ऐसी करेंसी जिसका अपना कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है, जिसका अपना कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है। जैसे भारत में नोट, अब मैंने अभी बताया आपको कि 500 या 1000 या 10 रुपए 20 रुपए जितने रुपए का भी नोट है, क्या उसकी आंतरिक वैल्यू वही है? मतलब उस नोट पर से अगर लीगल टेंडर सरकार अपना आदेश हटा ले तो क्या वो उतने रुपए का बाजार में बिकेगा? नहीं, वो क्या रह जाएगा? मात्र एक कागज का टुकड़ा। इस समय अगर दिवाली की सफाई अभी घर में हुई होगी, अगर 500 या 1000 रुपए का पुराना नोट आपको कहीं से मिला होगा, तो वो अब क्या है? सिर्फ उस पर चूरन चटनी रख के खा लीजिए, इसके अलावा और उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। वो क्या बन गया? एक कागज का टुकड़ा मात्र। ठीक है, लेकिन सोना है, चांदी है, ये भी किसी जमाने में चला करते थे। तो ये क्या है? ये है कमोडिटी। क्या है ये? कमोडिटी। ये बैक्ड होते हैं, इनको फिएट नहीं बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आरबीआई द्वारा शुरू की गई भारत की फिएट करेंसी जैसे भारतीय राष्ट्रीय रुपया जैसी होगी, और इसे फिजिकल करेंसी से एक्सचेंज किया जा सकेगा। ये करेंसी फिजिकल करेंसी से एक्सचेंज करके हमें मिल जाएगी। आरबीआई की वेबसाइट के मुताबिक यह एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में सॉवरेन करेंसी है। सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभु। संप्रभु का मतलब किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, इसकी अपनी खुद की वैल्यू है और इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन वगैरह का मूल्य बदलता रहता है, तो यहां पर कोई मूल्य नहीं बदलेगा, जो सरकार फिक्स कर देगी वही मूल्य रहेगा। और केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट पर लायबिलिटी चलन में मुद्रा के रूप में दिखाई देगी। अब क्योंकि केंद्रीय बैंक इसे जारी करेगा, तो केंद्रीय बैंक अपनी बैलेंस शीट में जितना भी जारी करेगा वो अमाउंट कहां पर रखेगा? लायबिलिटी साइड में। केंद्रीय बैंक की जब बैलेंस शीट बनेगी तो उसकी लायबिलिटी में चलन में मुद्रा के रूप में उस करेंसी को दिखाया जाएगा जितना जारी कर दिया जाएगा। देन इस मुद्रा को कानूनी मान्यता प्राप्त होगी। सबसे बड़ी बात, अभी मैंने आपको बताया कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट से अगर आप किसी दुकान पर पेमेंट करते हैं और वो स्वीकार नहीं कर रहा है, तो आप उसको बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये लीगल टेंडर होगा, जैसे कोई रुपया या सिक्का लेना मना नहीं कर सकता, वही बात यहां पर भी होगी। इससे सभी प्रकार के लेन देन किए जा सकेंगे। आगे समझिएगा, कितने तरह की है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी? ये करेंसी दो प्रकार की है। एक व्यापारी वर्ग के लिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, कॉरपोरेट हैं, उसके लिए कहा जाएगा सीबीडीसी होलसेल, और जिसमें हम और आप डील करेंगे इंडिविजुअल कस्टमर, उसके लिए कहा जाएगा सीबीडीसी रिटेल। तभी याद रखिएगा, 1 नवंबर से जो शुरू की गई है पायलट के तौर पर, वो होलसेल सेगमेंट के लिए है, ना कि रिटेल सेगमेंट के लिए, हमारे और आपके लिए। तो 1 नवंबर से शुरू हुई डिजिटल करेंसी होलसेल है। इसका इस्तेमाल बड़े वित्तीय संस्थान जिसमें बैंक, बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां, बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां जैसे पेटीएम वगैरह है, मुथूट फाइनेंस है, ठीक है, और दूसरे बड़े सौदे करने वाले संस्थान करेंगे। सीबीडीसी रिटेल बाद में जारी होगी। ये रिटेल जब जारी होगी तब फिर से एक सेशन मैं बना करके आपको बता दूंगा। फिलहाल अभी जारी नहीं करी जा रही है, इन फ्यूचर जारी होगी। इसका इस्तेमाल लोग रोजमर्रा के लेन देन के लिए कर सकेंगे। जैसे आज की डेट में कोई क्यूआर कोड आपको मिलता है, स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं रोजमर्रा की चीजों में, आस पड़ोस में शॉप्स हैं, जा रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो वही काम आप कर सकेंगे। लेकिन ये बैक्ड बाय किसके द्वारा होगी? केंद्रीय बैंक। अभी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो या तो किसी फिनटेक ऑर्गेनाइजेशन या फिर कॉमर्शियल बैंक। समझिएगा आगे, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान से यह कैसे अलग है? अभी यही बातें मैं बता रहा हूं। अभी आपको अगर कहीं पैसे ट्रांसफर करने हो या कहीं भुगतान करना हो तो बहुत सारे विकल्प आपको मिलते हैं, जैसे कि वर्तमान में सभी डिजिटल भुगतान स्वरूपों के केंद्र में बैंक। अभी जितने भी डिजिटल पेमेंट्स आप करते हैं, सभी में इंटरमीडियरीज कौन है? इंटरमीडियरीज हैं कॉमर्शियल बैंक्स। पूरा कंट्रोल कौन देखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन मध्यस्थ कौन है? यहां पर कॉमर्शियल बैंक्स हैं। विकल्प जो उपलब्ध हैं यूपीआई,
आप सोचिए किसी भी दुकान पर आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं तो किसी ना किसी बैंक में आपका खाता होगा, तभी तो आप यूपीआई जनरेट कर सकेंगे। बिना अकाउंट के आप यूपीआई जनरेट नहीं कर सकेंगे। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोलते हैं। एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यूएसएसडी। ठीक है, यूएसएसडी मोबाइल पेमेंट होता है। वॉलेट, कार्ड पेमेंट, वॉलेट आप जानते हैं, पेटीएम वॉलेट है, फ्रीचार्ज वॉलेट है, मोबीक्विक वॉलेट है, नंबर ऑफ वॉलेट्स हैं। ठीक है, अमेजॉन वॉलेट है। और कार्ड में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आ गया। इतने सारे विकल्प हैं, लेकिन इन सभी विकल्पों में मध्यस्थ कौन? कॉमर्शियल बैंक। आगे समझिएगा, सीबीडीसी के द्वारा मध्यस्थों को हटाने की कोशिश। अब ये जो डिजिटल रुपया है ना, ये क्योंकि केंद्रीय बैंक जारी करेगा तो इसके बीच में कॉमर्शियल बैंक नहीं होंगे, तो किसी भी प्रकार का कोई मध्यस्थ नहीं होगा, उनको हटाने की कोशिश है। सभी लेन देन प्रत्यक्ष तौर पर केंद्रीय बैंक आरबीआई के माध्यम से किए जाएंगे, यही मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे समझते हैं, क्या यह एक क्रिप्टो करेंसी है? बहुत से लोगों के दिमाग में जो एक भ्रांति है वो ये कि ये तो क्रिप्टो करेंसी जैसी होगी। क्रिप्टो करेंसी मतलब जो सबसे ज्यादा नाम आता है वो है बिटकॉइन, वरना तो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। बिटकॉइन है, वन कॉइन है, ईथरम है, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं। तो ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है। हालांकि कुछ समानताएं देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ये उनसे अलग है। कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूं, समझिएगा। पहली बात तो ये याद रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो डिजिटल रुपया है या ये जो सीबीडीसी डिजिटल करेंसी है, क्या ये क्रिप्टो करेंसी है, तो आप पहली बार में ही कह देंगे नहीं है। पहली बात, ठीक है, क्यों नहीं है समझिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक सीबीडीसी का एक लीगल टेंडर होगा। क्या क्रिप्टो करेंसी किसी कंट्री का लीगल टेंडर है? बिल्कुल भी नहीं है। बस एक देश है, अभी आगे बताऊंगा, जिसने क्रिप्टो करेंसी को स्वीकार किया है एज अ लीगल टेंडर, लेकिन अदरवाइज नहीं है, समझ लीजिएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक का सीबीडीसी एक लीगल टेंडर होगा। पहली बात, लीगल टेंडर का मतलब किसी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होगी वो करेंसी, इसे आरबीआई जारी करेगा, इसलिए इसमें जोखिम नहीं होगा। बिटकॉइन में, वन कॉइन में जो लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, डाउनफॉल में भी तो जाता है। ठीक है, तो वहां पर जोखिम है, यहां पर किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं होगा डिजिटल रुपया में। इससे देश में आसानी से खरीदारी हो सकेगी। अभी भारत में शायद कोई ऐसी शॉप मिल जाए जो क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट लेती हो, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें पेमेंट सभी लोग लेंगे, क्योंकि हमारे देश के केंद्रीय बैंक ने कह दिया ना, जैसे कि नोट हर कोई लेता है ना, कोई ये नहीं कहता नहीं भाई हम नोट में पेमेंट नहीं लेंगे, जाओ घर से सोना लेकर के आओ। ठीक है, सेम है यहां पर। ये प्राइवेट वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन से एकदम अलग होगी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को किसी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाए। ये सबसे बड़ी बात है। जो क्रिप्टो करेंसी उससे कोई नियंत्रित करता ही नहीं है, ना तो उसका डेवलपर, ना किसी देश की सरकार। आप मान्यता भले दे लो, लेकिन उसका नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो एक ब्लॉकचेन सिस्टम है, ओपन सोर्स सिस्टम है, याद रखिएगा इस बात पर। ठीक है, ना ही केंद्रीय सरकार और ना ही इसके डेवलपर। ठीक है, जैसे बिटकॉइन की जब बात आती है तो इनके डेवलपर का नाम सामने आता है, जिनका नाम था सतोशी नाकामोटा। सतोशी नाकामोटा, ध्यान रखिएगा इस बात पर। ठीक है, इस पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बिटकॉइन के डेवलपर कौन है, सतोशी नाकामोटा। देन बिटकॉइन जैसी इन करेंसी को सभी देशों में मान्यता नहीं मिलती है। ऑब्वियसली जो देश चाहे इसको मान्यता दे सकता है। अभी पूछूंगा आपसे और बताऊंगा, अगर आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में पहले जवाब दे दीजिएगा। साथ ही प्राइवेट वर्चुअल करेंसी के किसी सरकार से नहीं जुड़े होने की वजह से इसमें जोखिम बहुत होता है। जब सरकार किसी चीज को अप्रूव कर देती है या वहां का केंद्रीय बैंक अप्रूव कर देता है, तो हमें क्या है, एक सुकून मिल जाता है, क्योंकि अब वहां पर ट्रस्ट जुड़ गया। और जहां फाइनेंस की बात आती है, पैसे की, वहां ट्रस्ट का होना बहुत जरूरी है। आज अगर हम और आप बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं तो क्यों? बिकॉज ऑफ ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट ना हो तो वो पैसा हम बैंक में ना जमा करें। जैसे पहले के लोग बैंक वगैरह में पैसे नहीं रखते थे, जब ब्रिटिश एरा था, बैंकिंग तब भी थी, लेकिन लोग जमा नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट नहीं था। समझिएगा, तो ये कंफर्म हो गया कि यस, ये एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है। कुछ समानताएं हैं यहां पर, लेकिन जो असमानताएं हैं वो मैंने आपको यहां पर बता दिया। आगे समझिएगा, किन किन देशों ने अब तक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तो लॉन्च कर दी, लेकिन और किन किन देशों ने लॉन्च करी है?
ठीक है, क्या हम फर्स्ट पे हैं? नहीं। ऑब्वियसली जुलाई 2022 तक का जो डेटा है उसके हिसाब से 4 केंद्रीय बैंकों ने अपने देश की सीबीडीसी लॉन्च करी है। वो 4 देश कौन कौन से हैं समझ लीजिएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ द बहामाज, ये सैंड डॉलर के नाम से। ईस्टर्न कैरेबियन सेंट्रल बैंक, डी कैश के नाम से, ठीक है, डी कैश के नाम से। सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया, इसने ई नायरा के नाम से लॉन्च किया है। और बैंक ऑफ जमैका जैमडेक्स के नाम से। तो ये वो 4 केंद्रीय बैंक हैं जो पहले ही इस डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर चुके हैं। आगे देखते हैं डिजिटल रुपये से क्या फायदा होगा। आरबीआई का ये जो डिजिटल रुपया है सीबीडीसी, से क्या फायदा होगा समझिएगा। पहला फायदा है मुद्रा प्रबंधन की कमी आएगी। दोस्तों हार्ड कैश का मैनेजमेंट करना और डिजिटल का मैनेजमेंट करना दोनों में बहुत फर्क है। डिजिटल की लागत कम होती है। जब पहले आप एनईएफटी वगैरह से बैंक ब्रांच में पैसे भेजने जाते थे तो चार्ज लगता था, अभी भी लगता है, लेकिन ऑनलाइन जब आप करते हैं तो आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है क्योंकि वहां बैंक की लागत कम है। ठीक है, आप ब्रांच जाते हैं तो एक एम्प्लॉय अटेंड करेगा ना, एम्प्लॉय रखना पड़ेगा ना। वही ऑनलाइन क्या है, आपने सीधे रिक्वेस्ट जनरेट कर दी, तो प्रबंधन में कमी आती है, प्रबंधन की लागत में कमी आती है, ध्यान रखिएगा। तो फिएट मुद्रा है। अब फिएट मुद्रा का मतलब ये जो नोट है, नोट को प्रिंट करोगे तो उसका भंडारण भी कहीं करना होगा, भंडारण करने के बाद वितरण भी करना होगा। भाई नासिक में नोट छपता है, कहां पहुंचता है? हम तक। तो वो जो वितरण में पैसा खर्च हुआ वो इसमें नहीं खर्च होगा। ठीक है, समझ लीजिएगा। नासिक है, देवास, साल्बनी और मैसूर, 4 जगह हैं जहां पर नोट प्रिंट होते हैं। इन्हीं 4 जगहों से पूरे देश में क्या होता है, वितरण होता है। कभी कभी हम एटीएम से पैसे निकाल के लाते हैं ना, तो एकदम नए नोट निकल के आते हैं करारे, तो वो कहां से आए तो प्रिंट होकर के ना। तो ये लागतों में कमी आएगी क्योंकि डिजिटल में ये लागत नहीं होगी। देन रियल टाइम भुगतान भी सुनिश्चित। रियल टाइम भुगतान का मतलब तुरंत पेमेंट आपने कर दिया। ठीक है, मध्यस्थ बैंकों की भूमिका समाप्त होगी। अभी तक जितना भी डिजिटल करेंसी है उसमें बैंक मध्यस्थ हैं, इसमें बैंक को मध्यस्थ हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये केंद्रीय बैंक के द्वारा ही नियंत्रित है और जारी भी किया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी की अस्थिरता के कारण होने वाले नुकसान को कम करेगा। ठीक है, नुकसान को कम करेगा। तो क्रिप्टो करेंसी में जो अस्थिरता है, कभी वैल्यू कम कभी वैल्यू डाउन, तो उसमें जो अस्थिरता है वो यहां पर नहीं होगी। घरेलू भुगतान के साथ साथ विदेशी भुगतान को भी सक्षम बनाएगा। अभी घरेलू भुगतान तो करेगा ही, फिर इससे क्या हो सकेगा, जब विदेशी भुगतान हम करते हैं कहीं फॉरेन पेमेंट, तो भी इस डिजिटल करेंसी से कर सकेंगे क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड होगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। देन केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित, इसका नियंत्रण किसी कॉमर्शियल बैंक के द्वारा नहीं किया जा रहा है। किसके द्वारा? केंद्रीय बैंक के द्वारा। केंद्रीय बैंक मतलब फिर हम यहां पर गवर्नमेंट को भी रिलेट कर सकते हैं। ग्राहकों को भुगतान के दौरान सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि जब देश का केंद्रीय बैंक कह रहा है आज हम नोट इस्तेमाल कर रहे हैं बेधड़क होकर के, ठीक है, तो क्यों पेमेंट ले रहे हैं या पेमेंट दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि ट्रस्ट लगा है गवर्नमेंट का। वही बात यहाँ है। तो ये सारे फायदे हैं जो डिजिटल रुपया से होने वाले हैं। देन डिजिटल रुपया से संबंधित कुछ अन्य मुद्दे। अब देखिए, कोई नई चीज या नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीक बाजार में आती है तो उससे संबंधित कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। तो यहाँ पर इस डिजिटल रुपया से संबंधित कौन कौन से चैलेंजेस हैं देखिएगा। पहला चैलेंज है किस तरह की तकनीक का प्रयोग होगा, मतलब टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल की जाएगी इस डिजिटल करेंसी के लिए, उसका भी कंफर्मेशन नहीं है। देन क्या दायरा होगा, इसका दायरा क्या होगा, कहां कहां तक पहुंचाया जा सकेगा, ठीक है, किन किन लोगों तक इसकी पहुंच होगी, तो वो दायरा भी धीरे धीरे कंफर्म किया जाएगा। देन किन किन अधिनियमों में संशोधन होगा, समझिएगा। अभी तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी अधिनियम है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, उसमें कहीं पर डिजिटल करेंसी के बारे में कोई भी कानून नहीं है। उसमें जितने भी कानून है वो सब कागज और सिक्के से संबंधित हैं। तो कौन कौन से कानूनों में परिवर्तन किया जाएगा, क्योंकि ये कानूनी मुद्रा है ना, तो कानून तो बदले जाएंगे ना। तो अभी ये नहीं पता कि कहां कहां क्या क्या बदलाव किया जाएगा। देन सुरक्षा के खतरों को नियंत्रित किया जाएगा। कैसे नियंत्रित किया जाएगा? क्योंकि ऑनलाइन मौजूद किसी भी चीज को हैक किया जा सकता है। सबसे ज्यादा अगर आज भी भारत में डिजिटल पेमेंट बढ़ा तो है, लेकिन फिर भी अभी भी रूरल एरियाज में चले जाओ, रूरल इकोनॉमी में चले जाओ, तो बहुत से लोग डिजिटल पेमेंट करने में झिझकते हैं। उसका रीजन है वो उसको सुरक्षित नहीं मानते हैं। वो ये मानते, इवन
आज भी भारत में बहुत सारे ऐसे बैंक अकाउंट हैं जिन्होंने डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग ली ही नहीं है। उनको अगर 500 रुपए भी निकालने होते वो ब्रांच जाते हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भरोसा ही नहीं इन सब चीजों पर, उनको लगता है कि अरे यहां पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगेन यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर चीजें ऑनलाइन है तो वो हैक की जा सकती हैं, तो उस पर क्या क्या काम किया गया है इसका भी कंफर्मेशन नहीं है। देन डिजिटल साक्षरता का कम दायरा, ये कम है यहां पर, कम दायरा भारत में। याद रखिएगा, अब इसको इस्तेमाल करने के लिए डिजिटल साक्षर होना पड़ेगा, क्योंकि नोट या सिक्कों के लिए तो डिजिटल साक्षर नहीं, साक्षर फिर भी होना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं होगा, 20 का नोट आप पहचानते ही नहीं होंगे, ट्रांजैक्शन कैसे कर पाएंगे? तो साक्षरता तो वहां भी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल साक्षरता भी चलेगी। ठीक है, वो भी ध्यान रखिएगा। तो यहां पर डिजिटल साक्षरता चाहिए इसको इस्तेमाल करने के लिए। जैसे आज भी क्यूआर कोड वगैरह से हर कोई पेमेंट नहीं कर सकता ना, वॉलेट की नॉलेज होनी चाहिए, उसमें पैसे कैसे ऐड किए जाते हैं इसकी नॉलेज होनी चाहिए, याद रखिएगा। इससे संबंधित एक बात समझ लीजिएगा, भारत का पहला स्टेट जो 100% मतलब डिजिटल साक्षर बन गया वो क्या है? केरला, मतलब डिजिटल साक्षर, ध्यान रखिएगा। देन क्या आप जानते हैं, अब आपको कुछ बताना है, क्या आप जानते हैं? ये रहा पहला प्रश्न आपके लिए, एक तरीके से जल्दी से बताइए। सॉरी, बिटकॉइन को क्या आप जानते हैं? पहला क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से बताइए। बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश, पहला देश कौन सा है जिसने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दी है? मतलब एक तरीके से उस देश के सरकार ने कह दिया यस हमारे देश में ये लीगल है, मतलब आप लोग इसमें पेमेंट ले सकते हो। तो ये है एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर, और ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री। एक अगला क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से बताइए क्या है इसका सही ऑप्शन? एक बड़ी अर्थव्यवस्था द्वारा जारी की जाने वाली पहली डिजिटल मुद्रा, एक मेजर इकोनॉमी जिसने एक डिजिटल मुद्रा लॉन्च करी है, और ये भी अभी पायलट प्रोजेक्ट में ही है, अभी प्रॉपर लॉन्च नहीं किया गया है, इसका ट्रायल चल रहा है। तो किसने जारी किया है? मैं बता देता हूं आपको, ये जारी किया है चाइना ने। चाइना की जो करेंसी है जिसे रेनमिबी के नाम से जानते हैं, ठीक है, चाइनीज युआन के नाम से भी जानते हैं, बट रेनमिनबी है। तो चाइना ने डिजिटल आरएमबी लॉन्च कर दिया है, 2020 में लॉन्च किया था, लेकिन अभी रिसर्च के तौर पे उसका ट्रायल चल रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये थी आज के लिए आपके लिए इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।